अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने आपको ऑर्बिट की जो है एनाटॉमी बता दी थी, उसके बाद प्रोसेस वाला हमने पढ़ लिया था। अब ये है कि मैं आपको बताऊं, अगर इस चैप्टर की बात करें तो पूरे चैप्टर में ना 3 टॉपिक जो है ना वो मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और करने को अगर मैं कहूँ तो जो पहले वाले मैंने पढ़ाए हैं वो आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करने हैं, याद ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद वो सिर्फ MCQs वहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, या कुछ और भी पूछ सकते हैं, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। लेकिन ये जो 3 टॉपिक्स हैं आपके जो यूक्यूज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से आते होते हैं। ठीक है, तो आपको करने के जो टॉपिक्स हैं वो ये सिर्फ 3 हैं। ठीक है, इसमें से मैं सबसे पहले आपको थायराइड आई डिजीज़ करवाऊंगी, क्योंकि हमने प्रोसेस जो पढ़ी है उसकी बहुत सी बातें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। मीन इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट वगैरह में से है, तो इसलिए मैं ना पहले आपको ये वाला करवा देती हूँ। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं थायराइड आई डिजीज़। थायराइड आई डिजीज़ इज आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स ऑफ्थाल्मोपैथी। एंड ग्रेव्स ऑफ्थाल्मोपैथी क्या डेफिनेशन है इसकी कि ये ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट में बी बहुत साइड थ्रेटनिंग या डिसफिगरिंग। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रॉब्लम होता है आई का, इसमें होता ये है कि हमारे जो अपनी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो हमारी आई की कुछ एंटीजन के खिलाफ बन जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो उस पर रिएक्ट करके वहाँ पर इन्फ्लामेशन वगैरह करवा देती है। अच्छा, इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि मोस्ट कॉमन क्या होता है इसकी। ये मोस्ट कॉमन काज है यूनिलेटरल और बायलेटरल। जब हमने पढ़ी थी यूनिलेटरल और बायलेटरल की कॉजेज़ पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि थायराइड आई डिजीज़ दोनों में आ रही थी। तो अगर आपका MCQs आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ मोस्ट कॉमन काजिंग मोस्ट कॉमन प्रोसेस यूनिलेटरल प्रोसेस या बायलेटरल की बात करें तो हमने थायराइड आई डिजीज़ ही लिखनी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। इसके बाद एसोसिएटेड किसके साथ हो सकती है? ये एसोसिएटेड मोस्ट चांसेस होते हैं इसके कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ एसोसिएटेड होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ ही हो। वो यूथायरॉयडिज्म मतलब नॉर्मल या फिर हाइपो के साथ प्रेजेंट कर सकता है। होता ये है कि पहले आपकी जो आई है, पहले जो आपके थायराइड है वो हाइपर की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, कोई डिजीज़ अगर हुई है सपोज करें या उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ बनी है, उसे स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करते करते क्या हुई, फिर उसके बाद उसके सेल्स डिजेनरेट करके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हो गया, हमारी जो थायराइड लेवल है वो नॉर्मल आ गया। नॉर्मल के बाद क्या हो गया कि वो और डिस्ट्रॉय हुए तो वो हाइपर की फॉर्म में आ गए। लेकिन मेन जो होते हैं मोस्टली होते हैं वो हाइपर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपने लिखने तीनों हैं। हाइपर में कौन सी डिजीज़ होती है? ग्रेव्स होगी, गॉइटर हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई, 3 डिजीज़ होती हैं जो कि करवाती होती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके बाद हम अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करें तो हमें ना TSH रिसेप्टर के खिलाफ ना एंटीबॉडीज़ मिल रही होती है। मेन ये एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी बॉडी के अंदर, ये जाके इसको एक्टिवेट कर देती हैं। एक्टिवेट करेंगी तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगी। मोस्टली जो केसेस होती हैं वुमेन की होती हैं। आपके सिनेरियोज में मोस्टली जो होते हैं वो वुमेन की ही उन्होंने सिनेरियो दिया होता है। 30 to 40 ईयर्स की एज की होती हैं औरतें। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो रिस्क फैक्टर इसका मोस्ट कॉमन है वो है स्मोकिंग। फीमेल में ज़्यादा होता है, बता चुकी हूँ। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनका HLA-DR3 और HLA-B8 की जो मतलब इस जीन की जो लोग होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं कि उनको जो है थायराइड आई डिजीज़ हो जाए। अगर हम बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, पैथोजेनेसिस जो है आपकी मतलब ये जो है आपकी पैथो में एंडो के चैप्टर में भी थायराइड का दिया हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन हमने यहाँ रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो वहाँ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब पैथोजेनेसिस वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि ऐसे कुछ होते हैं एंटीजेंस। ठीक है, वो एंटीजेंस जो है ना वो एक्सपोज होते हैं कहाँ पे? थायराइड पर एक्सपोज होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पर एक्सपोज होते हैं तो उसके खिलाफ क्या होते हैं, उसके खिलाफ जितनी भी एंटीबॉडीज़ वगैरह आ जाती हैं। अभी एंटीबॉडीज़ जो है ना वो अटैक करती हैं यहाँ पे, लेकिन यही एंटीजन ना कि थायराइड में होती हैं बल्कि ये आइज़ में भी होती हैं। अगर ये आइज़ में होती हैं तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे अटैक कर रही थी वो जाके अटैक करेंगी आइज़ पे। ठीक है, अटैक करेंगी वहाँ पे। ठीक है, ये हम सपोज करें ये एंटीजन और एंटीबॉडी का ये वहाँ पे एक्युमुलेशन हो गई है। इस एक्युमुलेशन से क्या होगा कि हमारे वहाँ जितने भी इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे। इसके खिलाफ जो होती है हमारे वहाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आ जाएगा। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन अच्छा खासा वहाँ पे आता होता है। कौन कौन से इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह आ जाएंगे, जितने भी एडिपोसाइड के लीनिएज वाले सिस्टम के फाइब्रोब्लास्ट वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाती हैं। इसके अलावा वो जाकर स्टिमुलेट करती हैं एडिपोजेनेसिस को, एडिपोसाइड्स बनते होते हैं। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट के लीनिएज वाले आएंगे तो वो जाके फाइब्रोब्लास्ट को प्रोलिफरेट करवाएंगे। इसके अलावा गैस सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स की सिंथेसिस भी वहाँ पे हो जाती है। ऐसा समझ लें कि वहाँ पे फैट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सिंथेसिस हो गई है। ये सब यहाँ पे रिएक्शन करवा देंगे आइज़ के अंदर। अब इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारे मसल्स होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे मसल्स थे। ठीक है, अब ये मसल्स हैं, इसके दरमियान में जो है ये सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स आ गए हैं। ठीक है, आने से क्या हो जाएगा, ये बल्क हो जाएगा। जो ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ जाएंगे। तकरीबन आप
आपके जो हैं ये मसल्स का साइज़ जो है वो 4 to 8 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन इसके अलावा जो मोस्टली इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो मीडियल फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है और इसके अलावा इन्फीरियर, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद अगर ये सब कुछ मसल्स बढ़ जाएंगे, जैसी बात है आई के पीछे ये आपकी आई बॉल है, पीछे आपके जो है सारे मसल्स थे ये वाले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतना ज़्यादा बल्क प्रोड्यूस करके ये क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस होगी तो वहाँ पर जो इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो रेज़ कर जाएगा। रेज़ करने की वजह से हमारा जो पेप्लोडीमा हो जाता है आई के अंदर, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, इसको छोड़ें अभी। इसके बाद क्या होता है कि आपकी मसल्स पहले तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ क्या हो जाएगा, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस क्यों होती है, क्योंकि जैसे सेल्स डाई करती हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए फाइब्रस टिश्यूज़ वगैरह वहाँ आ जाते हैं। आने की वजह से क्या होगा कि अब जो है ना आपकी ये आई सपोज करें प्रोक्टोस है, पीछे सेल्स वगैरह हैं, तो आपके जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल फाइब्रोस हो जाते हैं। फाइब्रोस वो होती हैं तो वो आपकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे ना पहले, अब वो मूवमेंट नहीं करवाएंगे। जब वो मूवमेंट नहीं करवाएंगे तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी, ठीक है, ऐसे पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं नर्व लाई करती है, मसल्स थे, मसल्स सब सारे ख़राब हो गए हैं, तो उसने हमारी जो नर्व की उसको भी प्रॉब्लम करवा दिया, उसको कंप्रेस करवा दिया। अच्छा, इसके अलावा डिप्लोपिया वगैरह भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो ना सिर्फ एक्स्ट्राक्युलर मसल्स को इफेक्ट करती हैं, बल्कि बाकी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं हमारे आइज़ के, जैसे कि हम लैक्रिमल की बात कर लें, सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गया, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, फैट हो गया, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की वहाँ पर डिपोजिशन होगी। इसके अलावा हमारे जब ये सब डिपोजिशन होगी तो हमारे जो आइज़ का है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंट्राक्यूलर प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि वो हर एक जगह अटैक कर देता है। तो ये इसकी सारी पैथोजेनेसिस हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आती हुई 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन आती नहीं है मोस्टली इसमें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। पेशेंट आएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट होगा तो आपको पता है कि उसका वेट लॉस होता है, ठीक है, इसके अलावा ट्रिमर होते हैं, उनको टैकीकार्डिया होता है ऐसे पेशेंट को। और ऐसा पेशेंट आया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास लास्ट स्टेज में आए जब उसकी आंख अच्छी खासी प्रोक्टोस हो, बल्कि उस इनिशियल स्टेप में भी आ सकता है, इनिशियल स्टेज में भी आ सकता है जब उसको सिर्फ और सिर्फ अभी लैक्रिमेशन हो रही है आइस में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फोटोफोबिया होगा उसको, इसके अलावा रेट्रोबल्बर डिस्कम्फर्ट से ना हल्का हल्का अजीब सा फील होगा कि मेरे आँख के पीछे कुछ चीज़ है, इस तरह से उसको ना आँखों में पानी वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। ये इसके जो होते हैं वो अर्ली स्टेजेस में होते हैं, या फिर अगर वो स्लोली डेवलप कर रहा है तब। लेकिन अगर वो आए लास्ट स्टेज में, या फिर बहुत लेट आए, या फिर उसकी जो सिम्पटम्स है वो बहुत ग्रेजुअली नहीं बल्कि सडनली इंक्रीज़ कर गए हैं, तो उसको अच्छा खासा पेन होगा, उसकी आँख वाकई बाहर निकली हुई होगी, और इसके अलावा उसको जो ना रेड आई होगी, ठीक है, उसकी रेड आई होगी, उसकी पूरी की पूरी आइज़ में ना रेडनेस होगी, ठीक है। अब देखें, मैं बताती हूँ आपको, ये पेशेंट आया है प्रोक्टोसिस के साथ पोज करें तो उसकी जो इर्द गिर्द जो आइज़ की इर्द गिर्द होती है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस मिलती है हमें। अच्छा, अब आगे है ये कि आपके ना जब सिनेरियोज आती होती हैं, तो मैंने बताया था आपको सेकंड जो पॉइंट होता है वो इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है। इसके अलावा वो क्या पूछ सकते हैं, इसमें जो मोस्टली आते होते हैं वो आपसे साइंस पूछते होते हैं कि आप इसके साइंस बताएं, ठीक है। तो ये इसके साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है, तो आपने इसको याद रखना है, मैं आपको याद करवाती जाऊँगी। मोस्टली जो पहले साइंस होते हैं वो हैं इसकी आईलिड की, ठीक है। तो आईलिड के हमें क्या क्या साइंस नज़र आ रहे होते हैं, आपकी बुक में जोतोई में जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कुछ एडिशनल थे पॉइंट जोगी में मैंने वो ऐड करवा दिए हैं, लेकिन अगर बच्चों जो जोगी पढ़ रहे हैं सपोज करें वो ये टॉपिक जो है वो जोतोई से ही करें, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, अब हुआ ये कि आईलिड के हमें क्या क्या जो है ना हमें साइंस नज़र आएंगे पेशेंट के अंदर। उसकी जो अपर आईलिड होती है वो रिट्रैक्ट की होती है। रिट्रैक्शन इस तरह होती है कि उसकी जो आईलिड है वो पीछे की तरफ गई होती है। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, ये देखें, एक तो इसकी आइज़ बाहर निकली हुई है, दूसरा इसकी हमें अपर आईलिड नज़र ही नहीं आ रही, वो इतनी पीछे चली गई है। अब पीछे जाने की वजह ये नहीं है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ आँख बाहर निकली है, इस वजह से आप जिसकी आईलिड है वो पीछे चली गई है, बल्कि हुआ ये है कि जब हमने कहा कि हाइपरथायरॉइडिज्म है, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। थायरोटॉक्सिकोसिस होता है तो वो पता है कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी वो बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देगा तो इसके नतीजे में हमारी जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमें बताया कि मुलर्स मसल को सप्लाई कर रही थी कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रही थी, तो हमारा मुलर्स मसल एक्टिवेट हो जाएगा। और मुलर्स मसल क्या करवा रहा था, वो आईलिड को उठा रहा था, मैंने ये बताया था आपको, मतलब वो ऊपर की तरफ खींच रहा था। इसकी वजह से जो आईलिड को ऊपर खींचेगा, इसलिए हमारी जो अपर आईलिड है वो रिट्रैक्ट कर जाएगी। उसके बाद अगर उसे हम पेशेंट कहते हैं कि आप बिल्कुल सामने की तरफ देखें, ठीक है, तो उसकी आईलिड है तब भी वो रिट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और प्राइमरी पोजीशन में अगर रिट्रैक्ट करती है, इसका मतलब ये है, इस साइन को हम कहते हैं डाल रिंपल साइन, ठीक है। और आपने इस साइन के नाम ऐसा याद रखनी है, अगर आपको याद नहीं होते तो आप कोई ना कोई निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जब पेशेंट जो है सामने की तरफ देखता है तो उसकी जो हमें उसकी लुक नज़र आ रही होती है वो बहुत सी स्टेयरिंग से अजीब सी, जैसे वो अजीब सा और डरावने तरीके से देख रहा होता है इंसान, ऐसा लग रहा होता
आता है, इसे हम कहते हैं कोचर साइन, ठीक है। तो जैसे आपको ये अब पेशेंट अगर आपको इस तरह कोई देखे तो आपको लग रहा होगा कि कितना ड्राउना सा पेशेंट है ये, तो इसे हम कहते हैं कोचर साइन। नेक्स्ट हमारे पास है लीड लेग साइन। हम पेशेंट से कहते हैं कि आप नीचे की तरफ देखें, वो नीचे की तरफ देखता है, लेकिन होता ये है कि उसकी जो आयलेड है वो बजाय इसके कि वो नीचे मूव करे बल्कि वो उल्टा मूव करती है, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, इसे हम कहते हैं वॉन ग्राफिस साइन। इसके बाद हमारे पास होती है कि इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है। इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग ये होती है कि जो पेशेंट है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है, रेगुलर नहीं होती बल्कि इनफ्रीक्वेंट होती है, इसे हम कहते हैं स्टाइलवेक्स साइन कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं पेशेंट से कि आप कन्वर्जेंस करें। कन्वर्जेंस ये है कि अगर हम सपोज के उसको नियर पॉइंट देते हैं, फिर हम उसकी फिंगर करीब लेकर जाते हैं, हम कहते हैं इसकी तरफ देखे, तो वो नहीं देख पाता क्योंकि उससे कन्वर्जेंस नहीं हो पाती, इसलिए इसे हम कहते हैं मोबियस साइन कहते हैं। उसके बाद हमारी जो पेशेंट की आइलिड होगी, पेशेंट की आइलिड के ऊपर जो है पिगमेंटेशन नज़र आ रही होगी, ठीक है, वो उसकी डार्क सी होंगी, इसे हम कहते हैं जाली नेक साइन कहते हैं। अगर पेशेंट से हम कहें आप ऊपर की तरफ देखें, एक तो वो ऊपर की तरफ जब आइज ऊपर करेगा उसकी जो फोरहेड पे रिंकलिंग हो रही थी नॉर्मल, वो नहीं बनती इस तरह से जिस तरह बननी चाहिए, इसे हम कहते हैं जोफ्रेज साइन कहते हैं। यहाँ तक आपके साइन कंप्लीट हो गए हैं, आप ये और मेरे ख्याल से ये स्टेल बैग वाला, ठीक है, ये अपने नहीं वो 3 बल्कि लास्ट वाले वो जो है आपकी जितने में नहीं लिखे आपने वहाँ पे लिख देने हैं। अच्छा, अगर मैं इसके नमूने बताऊँ आपको याद करने वाला, ठीक है, वो कि एक पेशेंट है, ठीक है, और दाल पकी है, तो वो दाल की तरफ है ना इतने घूर के देख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी आई जो है वो आईलिड है वो रिट्रैक्ट की हुई है और आई बॉल जो है वो आगे तरफ फॉरवर्ड मूव की हुई है, ठीक है, ये इसका हमारा निमोनिक हो गया। उसके बाद हम करते हैं कि स्टेरिंग, एक पेशेंट है वो है ना बड़ी डरावने तरीके से हमें देख रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि क्या हुआ, ठीक है, उसी पेशेंट से कहते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप इतने घूर या आंखें जो मतलब वो ज़्यादा देख रहे हो, तो वो कहता है कुछ नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं से याद रख लें कोचर साइन, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि लिड लेग की बात करें, जब जिराफ जो है वो अब गर्दन लंबी सी होती है, देखिए जिराफी से रखना है, तो वो जब पानी पीता है तो झटके से ना नीचे मूव करता है, लेकिन अचानक से वो ना पुश बैक करता है अचानक से, तो आपने याद रखना है कि जब जिराफ पानी पीता है तो अचानक से बैक हो जाता है, तो आपने याद रखना है कि जैसे ही इंसान जो है पेशेंट है वो अपना आइज नीचे करता है तो उसकी जो आइलिड है वो मूव बैक करती है। आई डोंट नो कि आपको इसे याद होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे इसी से याद रहा था। इसके अलावा ना आपको याद रखना है कि इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, उसमें होता है स्टेलवेक्स साइन, ठीक है, स्टेलवेक्स कहते हैं ही इज स्टिल ब्लिंकिंग, ठीक है। ये आपकी मोबियस साइन। अब मोबियस साइन इस तरह करें कि आप सपोज नहीं फिंगर है, मैं से कहती हूँ कि मेरी ये ना फिंगर की तरफ देखें तो वो मूव नहीं करवा पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एम ओ से मूव नहीं करवा पा रहा है, इसे कहते हैं मोबियस साइन, तो इसे कन्वर्जेंस वीकनेस है। इसके अलावा जेली नेक्स्ट याद रखना है कि जो जेली फिश है, ठीक है, जेली फिश को क्या हुआ है, जेली फिश को पिगमेंटेशन हो गई है, तो ये हमने याद रख लिया इससे। उसके बाद है कि जोफ्रे साइन, जोफ्रे एक बॉय है, जोफ्रे एक बॉय है जिसके ना फोरहेड पे जो रिंग बने थे, ठीक है, वो अब नहीं बनते, ठीक है। नेक्स्ट हम साइन करते हैं कौन कौन से होंगे, सॉफ्ट टिश्यू से साइन कौन से होते हैं कि जब हम देखते हैं तो हमारी जो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होती है, मीन जितनी भी ऑर्बिट के इर्द गिर्द टिश्यूज़ होती हैं, आइलिड वगैरह होती है, उन सब की स्वेलिंग हुई होती है। जैसा कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें ये पेशेंट है आपकी, इसके इर्द गिर्द देखें आइज़ के इर्द गिर्द क्या हुई है, अच्छी खासी स्वेलिंग हुई है। इसके अलावा कंजक्टिवा जो है वो रेडनेस है, उसकी हाइपरीमिया वगैरह हुआ है, ठीक है, इसमें भी ये भी होता है कि मोसिस वगैरह भी होती है। इसके अलावा कैटोकंजक्टिवाइटिस होती है, ठीक है, इसकी मतलब इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि जैसी बात है आई इतनी बाहर निकली हुई है, हमारी टीयर फिल्म जो है स्टेबल नहीं रह पा रही, इसलिए कैटोकंजक्टिवाइटिस हो जाती है। इसके अलावा कैटोकंजक्टिवाइटिस सी का हो सकता है क्योंकि जो वो इन्फ्लामेटरी सेल्स थे वो लैक्रिमल ग्लैंड को भी जाके इफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं प्रोप्टोसिस, इसका एक होता है साइन होता है, ठीक है। अब प्रोप्टोसिस का मतलब ये नहीं कि स्टार्ट से ही प्रोप्टोसिस हो जाए, बल्कि टाइम के साथ साथ आस्ता आस्ता जो है वो आंख बाहर को निकलती है। अब ये प्रोप्टोसिस जो होती है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो ये कि ये एक्सेल होती है। अच्छा, मैंने बता दिया आपको यूनिलेटरल बायलेटरल दोनों ही होती है, इसमें एक में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है, वो एसिमेट्रिकल भी हो सकती है, और तकरीबन ये परमानेंट होती है जब होती है तो। अच्छा, ये अचानक से भी डेवलप कर सकती है, ग्रेजुअली भी कर सकती है। इसके अलावा बहुत सीवियर प्रोप्टोसिस अगर हो जस्ट पोज करें तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आती है जिसे हम कहते हैं एक्सपोयर केराटाइटिस, और ये कॉर्नियल अल्सरेशन करवाता होता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, आपकी जो पेशेंट है शायद आपको नज़र आए या ना आए, अपनी बुक पे देख लीजिएगा। आपकी जो ये आई है ना, आई के बिल्कुल ऊपर देखें, यहाँ पे आपको हल्की हल्की से जो है ना ओपेसिफिकेशन नज़र आ रही होगी, ठीक है, ओपेसिफिकेशन होती है, साथ साथ जो है अल्सरेशन बन रही होती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपोयर केराटाइटिस। ये आपकी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूके इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहते हैं कॉम्प्लिकेशन बताएं तो आपने ये क्लास में बताना होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी अगर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी इसके बाद ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है कि आपकी जो आई बॉल थी, ठीक है, आई बॉल के नीचे पीछे नर्व्स थी, वहाँ पे कंप्रेशन पड़ रहा है। एक तो वो बाहर की तरफ मूव कर रही है इस वजह से, दूसरा हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स वगैरह थे वो इतने बल्ज करते उसने भी कंप्रेशन प्रोड्यूस कर दिया है। इस सब की वजह से पेपिलोडिमा हो सकता है, ऑप्टिक की एट्रोफी हो सकती है, मतलब ऑप्टिक जो नर्व है वो ख़राब हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, डेड हो सकती है। इसकी वजह से जो क्या होती है इम्पेयर्ड विजन हो जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इसे याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी होती है। रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी में ये होता है कि आपके जो मसल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता पहले इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ पे आए, उसे डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद उनकी क्या होगी फाइब्रोसिस हो गई। तो फाइब्रोसिस होने की वजह से वो क्या कर देंगे हमारे मूवमेंट जो आई की उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। सो ये तकरीबन परमानेंट होती है। इसके अलावा वो साइन हमें जो मिलता है मीन वो कन्वर्जेंस नहीं करवा पा रहा होता। इसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि फाइब्रोटिक मसल हो जाती हैं और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से डिप्लोपिया हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक MCQs है। इसके बाद हम करते हैं कि आपकी वर्नल क्लासिफिकेशन लिखी हुई है बुक में, एल्दो ये इतनी ज़्यादा आती नहीं है, यूक्यूज़ वगैरह में कभी देखी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये कर लेना है। अब इसमें क्या होता है कि उन्होंने नमूने खुद दिया हुआ है नो स्पेक्स, क्योंकि ये जोगी में नहीं लिखी हुई इसलिए जो चीज़ जोगी में नहीं होती मेंशन वो तकरीबन मोस्टली केसेस में नहीं आती होती, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा नज़र देख लें। इसमें ग्रेड जो है वो 0 to 6 है, नो स्पेक्स करके आप लिख लें, बहुत ईजी है। एन का मतलब है नो साइन, ओ का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हल्की सी रिट्रैक्शन होती है, एस का मतलब ये कि सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो स्वेलिंग वगैरह होती है उनकी। इसके अलावा प्रोसेस हो जाती है 3rd ग्रेड में। इसके अलावा 4th ग्रेड में क्या होता है कि एक्स्ट्राओकुलर मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेन उनकी रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी वगैरह हो जाती है। इसके बाद हमारे कॉर्नर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मतलब एक्सपोजर कैटाटस हो जाता है इसके अंदर। कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस लिखें, ठीक है, या हम किस सेंस को डायग्नोस करते हैं, तो आपने इसके पॉइंट्स एज सच लिख देनी है जो मैंने लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें जो ये पॉइंट दिए हुए तकरीबन ये ना लिखें क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है इसकी ना इन्वेस्टिगेशंस। अब हमने लिखना ये है कि सबसे पहले हमने इससे हिस्ट्री लेनी होती है, हिस्ट्री के बाद हमने ओकुलर एग्जामिनेशन करना होता है। ओकुलर एग्जामिनेशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है। इसमें हम ये करते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि प्रोसेस मेयर करते हैं कितना प्रोटोस हुआ है, ओकुलर मोटिलिटी है या नहीं है, आईलेट की आईबॉल की पोजीशन क्या है, इसके अलावा पेरिऑर्बिटल चेंजेस आई हैं नहीं आई, स्वेलिंग वगैरह है या नहीं है, पीपल का रिएक्शन क्या है, इसके अलावा वियल एक्टिविटी कैसी है। इसके बाद हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन कर लेते होते हैं, ठीक है, मतलब वो ट्रीमर वगैरह उसको हो रहते हैं, टैकीकार्डिया होता है पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म के केसेस में। इसके अलावा हम करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद हमने सारे टेस्ट लिख देने होते हैं। आपकी जो जितोई में लिखी हुई इन्वेस्टिगेशन थायराइड आई डिजीज़ के अंदर वो कम लिखी हुई, आपने सारे ऐड कर लेना है उसके अंदर। CBC, ESR, एंका, ACE, T3, T4, TSH लेवल, रेडियो एक्टिव आयोडीन एप्टिक सब कुछ करवाते होते हैं इसके अंदर। इमेजिंग स्टडीज़ के अंदर जो है वो टेक्निक्स में जो है आपने प्लेन एक्सरे लिखना होता है। प्लेन एक्सरे में आप अगर ये पूछ लेती हैं वो कि आपको एक्सरे में क्या नज़र आता है, तो हमें नज़र आता है कि जो ऑर्बिटल कैविटी है वो इनलार्ज हुई होती है, उसके पीछे कैल्सिफिकेशन वगैरह नज़र आ जाती हैं। इसके अलावा कोई भी अगर ट्यूमर वगैरह है तो वो भी तकरीबन नज़र आ जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे अगर हम, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि जो वो ट्यूमर है वो क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, सिस्टिक है, जिस तरह का भी उसकी कंसिस्टेंसी होगी वो हमें बता देंगे। CT स्कैन पता चल जाएगा कि उसकी वो कहाँ तक मतलब स्प्रेड किया हुआ है बोन में। MRI से हम सॉफ्ट टिश्यूज देख लेते होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ऑर्बिटल वेनोग्राफी करवा लेनी होती है वेरिकोस वेन्स चेक करने के लिए। इसके अलावा कैरोटिड एंजियोग्राफी करवा लेंगे इसके अंदर, मतलब AV शंट देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते होते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करवा लेते होते हैं, सिंपल बायोप्सी भी करवा सकते हैं। अब जी आपकी है 2 पॉइंट ये आप ऐड कर लें अपनी जतोई में कि इसकी DDs क्या हो सकते हैं। आप DDs यकीन करें, आपको मैंने जो बताया प्रोसेस वाले जितने भी कॉजेज़ बताए हैं वो सारे DDs में ही आएंगे ना, तो आप DDs कोई 4-5 सेलेक्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस मस्ट लिखना है, न्यूप्लाज्म मस्ट लिखना है। इसके अलावा ये 2 ऑप्शन है कि मर्जी आप ये लिखें या कोई भी लिख सकते हैं। तो मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो सकता है, साइनस ट्यूमर भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आपका जो कॉम्प्लिकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी है ये और ये तो मस्ट याद रखना है ना कि ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है UQs के लिहाज से भी। कॉम्प्लिकेशंस के अलावा अगर आपने और ऐड करनी है तो वही पेपिलोडिमा हो सकता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, एट्रोफी लिख दें यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोजर कैटाटस हो सकता है, कॉर्नियल कैल्सिलेशन हो सकती है, इसके अलावा कैटोकंजक्टिवाइटिस C का हो सकता है, आप नोट कर लें सारे। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट आपकी जितोई में बहुत अच्छी लिखी हुई है, आपने ऐसा याद रखनी है कि उन्होंने कहा है कि हाइपरथायरॉइडिज्म को कैसे ट्रीट करेंगे। हाइपरथायरॉइडिज्म ट्रीट करने के लिए हमने वो एंटीथायरॉइड ड्रग्स देने होते हैं जो हम पढ़ के आए हैं 3rd ईयर में, ठीक है। कार्बामेज़ोल हो गया, प्रोपाइल थायरोडाइसिल वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं, थायरोइडेक्टमी कर सकते हैं, मीन पूरा की पूरी थायरॉइड ग्लैंड ही निकाल दें।
इसके अलावा अगर हम ओक्यूलर डिस्कम्फर्ट को या ड्राइनेस को ठीक करें तो हम कैसे कर सकते हैं कि हमने लोकली तो ठीक कर देना, फ़िलहाल तो पेशेंट को आराम दें। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि आर्टिफिशियल टीयर्स देने होते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेंट्स देते होते हैं, बेड टाइम की रात के टाइम आपने अप्लाई करनी है ऑइंटमेंट लुब्रिकेंट्स वगैरह। इसके अलावा हमने आईलेट को टेप कर देना है, मीन रात को अगर पेशेंट सो रहा है उसकी आई क्लोज नहीं हो रही थी, हमें उसको टेप लगा देना ताकि उसकी आई जो है वो क्लोज हो जाए। इसके अलावा स्टीरॉइड्स एंड वगैरह भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमने इसकी ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन करवानी होती है किस केसेस में, जब आपकी जो एक्सपोजर कैरोटोपैथी हो मीन इतना एक्सपोज हो जाए कि आपकी कॉर्निया भी ख़राब होने लग जाए, तब हमने ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन करवानी होती है। इसके अलावा अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेशन सीवियर है, ये वाली वीएन को इम्पेयर कर देती है, इसलिए हमने इसको ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन लाजमी करवाना होता है। नॉन सर्जिकल में हमने उसको सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ ड्रग्स देनी होती हैं, वो देनी होती हैं ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ताकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कम हो जाए, और पेनिसिलिन देना होता है। इसके अलावा आईवी अगर हम लगाएंगे तो मिथाइल पेनिसिलिन लगाएंगे। इसके अलावा ऑर्बिटल जो है रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं ताकि हम टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय वगैरह कर दें। सर्जिकल की बात करें तो हमने क्या करना है कि हमने उसकी वॉल से अप्रोच करना है। अप्रोच करने के बाद हमने वो टिश्यूज़ वगैरह जो है उसे रिमूव करके ताकि हम कैविटी को थोड़ा सा वो सही कर दें। इसके अलावा हमने अगर हमारे मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव हो गए हैं तो इन सब करने के बाद हमने पहले उसको कंफर्ट वगैरह दे दिया है, उसके बाद हमने स्किन सर्जरी करनी है ताकि हम जो मसल्स को हैं वो ठीक कर लें। इसके बाद हमने क्या करना है कि आईलेट की सर्जरी अगर हम करें तो हमने क्या करना होता है कि मैंने बताया था आपको कि आईलेट जो बंद ना हो रही हो अगर या बहुत ज़्यादा खुली हो तो हम यहाँ से क्या करते होते हैं, बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कहते हैं ट्रांसोरेफी। में एक पॉइंट लिखा हुआ है एनाफ्थल्मोस। एनाफ्थल्मोस का मीनिंग याद कर लें कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आई बॉल है वो इनवर्ड मूव कर गई है, ठीक है, उल्टा हो गया इसमें, इनवर्ड मूव कर गई। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या फिर कौन कौन सी कॉजेज होती हैं, तो वो कोई भी कॉज होती है कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। मोस्टली क्या होता है कि जो आपकी ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ब्लो आउट फ्रैक्चर क्या होता है कि आपको ना सपोज के लिए कोई बॉल आई, बॉल ने ना हिट किया आपकी आई को एंटीरियरली से, तो वो अंदर तरफ घुस जाती है क्योंकि उसके नीचे वाली जो बॉल है वो टूट जाती है, टूटने जैसे ये नीचे तरफ थोड़ा सा घुस जाती है, इसे हम कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको फथाइसिस बल्बाई। फथाइसिस बल्बाई में क्या आता है कि आपका इंट्राओकुलर प्रेशर ही कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोई भी ऑर्बिटल कंटेंट की ना एट्रोफी हो गई है, कोई पहले मतलब कोई कार्सिनोमा था, कार्सिनोमा के बाद जो है ना वहाँ पे हर एक चीज़ की एट्रोफी होगी तो वो अंदर तरफ घुस गई है आई। इसके अलावा कोई भी ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्सिनोमा मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा कोई ट्रैक्शन हो सकती है, मीन खिंचाव पैदा हो गया है, उसकी वजह से आपकी आई जो है वो अंदर तरफ मूव कर सकती है। सो आपका ये डन है, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है पूरा का पूरा। आपका थायराइड आइडियाज़ मैंने कोशिश की है कि आपको जल्दी जल्दी करवा दूँ क्योंकि काफ़ी आसान है, ठीक है।